यूट्यूब चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में समस्त दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, बाबर के बेटों की दर्द भरी दास्तान नामक धारावाहिक में हम मुगलों की उत्पत्ति से लेकर भारत में दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु तक के इतिहास की चर्चा कर चुके हैं। आज से आरंभ हो रहे इस धारावाहिक में हम भारत में तीसरे मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के इतिहास की चर्चा करेंगे। दर्शकों को स्मरण होगा कि अकबर के जन्म से लेकर उसे पंजाब का शासक बनाए जाने तक की घटनाओं का उल्लेख पिछले धारावाहिक बाबर के बेटों की दर्द भरी दास्तान में विस्तार से हो चुका है। जो दर्शक पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे मुगलों के इतिहास के इस कालखंड की घटनाओं को विस्तार से सुनने के लिए बाबर के बेटों की दर्द भरी दास्तान नामक धारावाहिक की कड़ियों को देखना न भूलें। दर्शकों को स्मरण होगा कि ईस्वी 1555 में जब हुमायूं ने अफगानिस्तान से लौटकर लाहौर तथा सरहिंद पर अधिकार किया, तब हुमायूं ने 22 जनवरी 1555 को सरहिंद नामक स्थान पर अपने बड़े पुत्र अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस समय हुमायूं के दो छोटे पुत्र काबुल के दुर्ग में मुगल हरम में बड़े हो रहे थे, जिनमें से एक का नाम मिर्जा हकीम था और दूसरे पुत्र का नाम फर्रुख फाल था। इन दोनों पुत्रों के लिए हुमायूं ने उत्तराधिकार के संबंध में कोई फरमान जारी नहीं किया। उसी वर्ष हुमायूं ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा अकबर को पंजाब का गवर्नर एवं बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया। ऐसा करने के पीछे हुमायूं के 3 उद्देश्य थे। पहला यह कि दिल्ली, आगरा और पंजाब के पूर्व शासक सिकंदर शाह सूरी का दमन किया जा सके। दूसरा यह कि बागी तेवर अपना चुके मुगल अमीर शाह अबुल मुआली की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। और तीसरा उद्देश्य यह था कि काबुल के किले में रह रहे शाही हरम के लिए सिंधु नदी से लेकर दिल्ली तक के मार्ग को निरापद बनाया जा सके। अकबर तथा बैराम खां के दिल्ली से रवाना होने के कुछ दिनों बाद 26 जनवरी 1556 को हुमायूं की दिल्ली में अकाल मृत्यु हो गई। बादशाह की मृत्यु की सूचना तुरंत अकबर तथा बैराम खां को भेजी गई। वे दोनों इस समय पंजाब के गुरदासपुर जिले में कालानूर नामक स्थान पर थे। 14 फरवरी 1556 को अकबर और बैराम खां को कालानूर में बादशाह हुमायूं के आकस्मिक निधन हो जाने की सूचना मिली। इस सूचना को पाकर उन दोनों को ही अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा, क्योंकि इस समय अकबर की आयु 14 साल से भी कम थी और हुमायूं का राज्य पूरी तरह अस्त व्यस्त था। शाही परिवार के प्रति मुगल अमीरों एवं बेगों तथा मुगल शहजादों की निष्ठा संदिग्ध थी। सिकंदर शाह सूरी जैसा प्रबल शत्रु सिर पर था और शाह अबुल मुआली जैसा ताकतवर अमीर बगावत करने पर उतारू था। चूंकि हुमायूं ने मरने से पहले बैरम खां बेग को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था, इसलिए अकबर के मार्ग के कांटों को साफ करने की जिम्मेदारी बैराम खां पर ही आ पड़ी। बैराम खां बेग ने उसी दिन अर्थात 14 फरवरी 1556 को कालानूर में ईंटों का एक चबूतरा बनवाया तथा उसे शाही तख्त का रूप देकर अकबर को उस पर बैठाया तथा अकबर को हिंदुस्तान तथा अफगानिस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। बैराम खां ने कालानूर में उपस्थित समस्त अफसरों तथा अमीरों से बादशाह अकबर का अभिनंदन कराया। विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि जब कालानूर में समारोह किया गया, तब यह नहीं कहा जा सकता था कि अकबर के पास कोई साम्राज्य था। बैराम खां बेग के सेनापतित्व में जो छोटी सी सेना थी, उसका पंजाब के कुछ जिलों पर अधिकार था और उस सेना पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता था। आगरा तथा दिल्ली भी मुगल प्रांतपतियों के अधिकार में थे।
अकबर ने अपने पिता के समय से ही सेनाओं के साथ आने जाने का अनुभव प्राप्त किया था, किंतु उसने केवल सरहिंद के युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। प्रत्यक्षतः अकबर ने अब तक किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। उसे हुमायूं ने 6 माह के लिए गजनी का शासन सौंपा था, किंतु उस समय अकबर निरा बालक था और उसे कोई वास्तविक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त नहीं हो सका था। हालांकि बैराम खां अकेला ही ऐसा व्यक्ति था जो अनिश्चित भविष्य के भंवर में हिचकोले ले रही मुगलों की नैया को पार लगाने में सक्षम था, किंतु उसके साथ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह फारस का रहने वाला शिया मुसलमान था, जबकि मुगलों का शाही परिवार तथा उससे संबद्ध अधिकांश अमीर समरकंद एवं फरगना के सुन्नी मुसलमान थे। इसलिए बैरम खां मुगल अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करता था। मुगल दरबार के बहुत से अमीर अकबर तथा उसके संरक्षक बैराम खां से अधिक वयोवृद्ध थे, जो सुन्नी संप्रदाय से थे और अपने को शुद्ध तुर्की रक्त का मानते थे। इन सुन्नी वयोवृद्ध तुर्की अमीरों को नियंत्रण में रख पाना अकबर तथा बैराम खां बेग दोनों के लिए ही सरल काम नहीं था। बैराम खां का प्रतिद्वंदी शाह अबुल मुवाली सैयद वंश में उत्पन्न हुआ था। मुगल अमीरों में उसका बड़ा सम्मान तथा प्रभाव था। वह हुमायूं का मित्र था तथा शियाओं से उसे घोर घृणा थी। इसी कारण बैरम खां बेग का उत्थान उसकी आंखों में खटकता था। बैरम खां बेग इस बात को जानता था कि अबुल मुवाली अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए अकबर के बहुत से अमीरों को अपने पक्ष में खींच सकता था। यद्यपि कालानूर में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया था, परंतु वास्तव में न तो उसके पास कोई तख्त था और न कोई साम्राज्य। अकबर के पास एक छोटी सी सेना थी, जिसके बल पर दिल्ली और आगरा से लेकर काबुल, कांधार और बदख्शां तक अधिकार प्राप्त करना कठिन था। अकबर के पास कोई खजाना भी नहीं था। इन दिनों दिल्ली तथा आगरा में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। चूंकि पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अकबर का अधिकार नहीं था, इसलिए इस ओर से भी सैनिकों का मिलना कठिन था। इतनी सारी कठिनाइयों के होते हुए भी बैराम खां ने अकबर की तरफ से शासन चलाने का निर्णय लिया। उसने अकबर को शाही शिविर से बाहर जाने से मना कर दिया, ताकि कोई शत्रु घात लगाकर हमला न कर सके। बैराम खां ने दिल्ली, आगरा, संभल, बयाना, हिसार, कालपी, मेवात, अलीगढ़, काबुल, कांधार, गजनी तथा बदख्शां आदि प्रांतों में नियुक्त गवर्नरों को शाही फरमान भेजकर सूचित किया कि शहंशाह अकबर ने सल्तनत के समस्त सेवकों को उनके पदों पर पूर्ववत बने रहने के आदेश दिए हैं। इसलिए जो जहां पर है वहीं पर रहकर शाही खिदमत करता रहे। जिन अमीरों का काम इनाम देने लायक पाया जाएगा, उन्हें इनाम दिया जाएगा तथा समय आने पर उनकी जागीरों एवं पदों में वृद्धि की जाएगी। अगली कड़ी में देखिए, बैराम खां बेग ने शाह अबुल मुवाली को गायब करवा दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।